कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 1934 में एम.एन. रॉय ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार दिया था। 1935 में संविधान सभा बनाने के लिए इस विचार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन दिया। 1934 में किसने दिया? एम.एन. रॉय ने। किसके लिए? संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार दिया। 1935 में संविधान सभा बनाने के लिए इस विचार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन दिया और एक मांग रखी गई। 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मांग की कि संविधान सभा में केवल भारतीय ही शामिल हो। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इस मांग को एक्सेप्ट कर लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स मिशन ने कहा था कि संविधान सभा का गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-1945 तक जो चला था उसके बाद होगा। 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। 389 सीटें थी तब। 296 ब्रिटिश इंडियन एंड 93 प्रिंसली स्टेट्स रहते थे। कांग्रेस द्वारा बहुमत सीटें 208 की थी। 9 दिसंबर 1947 211 सदस्यों के साथ हुई संसद संविधान की पहली बैठक 1946 में। कब? 6 दिसंबर 1946 में। असेंबली सभा के पहले प्रेसिडेंट अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? असेंबली के सबसे पहले प्रेसिडेंट। ठीक है। और कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, और जहां पर कितने लोग थे, कितने सदस्य? 211। 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए और उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं वो एच.सी. मुखर्जी हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव, जिसने संविधान की दार्शनिक संरचना फिलोसफिकल स्ट्रक्चर की फिक्स निर्धारित किया, इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव, जिसने संविधान की दार्शनिक संरचना, मतलब जैसे पहला पेज जो होता है उसके लिए 22 जून 1947 को 13 दिसंबर 1946 में दिया हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक्सेप्ट किया गया। मतलब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी उसमें एक्सेप्ट किया गया। दिया कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को। एक्सेप्ट कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 3 जून 1947 को क्या हुआ था कि माउंटबेटन ने 2 संविधान सभा की योजना बनाई। सीटों की संख्या घटकर तब 299 हो गई। ठीक है। प्रथम भारत की संसद संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य किस विषय पर कानून बनाएगी? या 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 26 नवंबर 1949 को 2 मंथ बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो ये कांग्रेस वाले स्वाधीनता दिवस डे के रूप में मनाया जाता था। ब्रीफ डिस्कशन अबाउट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं ये लिखा है। दूसरी में पैसे के बारे में है। तीसरी में शपथ। चौथी में ये ऐसे हमारे जितने भी शेड्यूल हैं उसमें से 7 तक हैं। 8th शेड्यूल में भाषा के बारे में है, जिसमें पहले से 14 भाषा थी, 5 सिंधी और जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और जोड़ी गई, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथाल, सैथाली।
सो टोटल आपकी हो गई 14 + 5 + 3 + 4 26 भाषा इस समय है। 8 शेड्यूल तब पहले थे, बाद में 9 शेड्यूल आया। लॉर्ड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म बोलते, भूमि सुधारक नियम। फर्स्ट भूमि सुधारक नियम अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1941 अमेंडमेंट। इस समय इंडिया के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 10th शेड्यूल एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, दल बदल नियम आया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट ऑफ 1985। 11th शेड्यूल में पंचायत के 29 विषय हैं। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एट 1992 हुई। 12th शेड्यूल 18 विषय हैं और यह 74 कॉन्स्टेंट एम्ड एट 1993 में हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना की प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। भारत का संविधान उद्देशिका में क्या लिखा है। तो भैया आपका नेचर है, नेचर में इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ वी पीपल डिसाइड, हम बाहर का और अपना खुद ही डिसाइड करेंगे। हमें सोलेमनली रिजॉल्व चाहिए, हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन ऑफ और इंडिया। मतलब हमें कोई कहे कि आपके प्रस्तावना में नेचर किस तरह है, तो आप बोल सकते हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ वी डिसाइड ओनली, नन अदर देन इंडियन एनीवन डिसाइड दिस। और जस्टिस कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। मतलब समाज हमारा जस्टिस जो करेगा वो 3 तरह से करेगा, या तो सामाजिक, या तो आर्थिक, या तो राजनीतिक। और लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आपको थॉट के बारे में मिली है, आपको एक्सप्रेशन के बारे में मिली है, आपको बिलीव के बारे में मिली है, आपको धर्म के बारे में मिला है, आपको उपासना पूजा पाठ करने के बारे में, इतना 5 फ्रीडम आपको मिला हुआ है। इक्वलिटी के बारे में आपका प्रतिष्ठा और सबका प्रतिष्ठा सम्मान सबको सराखों पर रखा गया है। और उसके अलावा अपॉर्चुनिटी भी दी गई है। प्रियम्बल में कई चीज़ें और ऐड हुई थी। तो जैसे कि बेरूबारी केस 1960 में क्या हुआ था कि कई चीज़ें नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट नहीं। मतलब कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं। मतलब ये बेरूबारी केस ये कहता है कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन केशवानंद भारती जो कि 1973 में, बेरूबारी केस कब हुआ था, 1960 में। कब हुआ था, 1960 में। क्या हुआ था, बेरूबारी केस। बेरूबारी केस मतलब क्या था कि आपका जो प्रियम्बल है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, दिस इज कॉल्ड प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है और ये संशोधन हो सकता है। इसी में 42 कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट आया 1976 में, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है कि कहते हैं ना 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए थे, उसमें वो 3 वर्ड्स क्या क्या थे। तो कई लोग अटक जाते हैं, तो आंसर याद रखना आपका होता है सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, और राष्ट्र की एकता और अखंडता मतलब यूनिटी एंड इंटरग्रिटी, ठीक है। अब देखो अगला पहला, मतलब इसके पहले वाला कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, प्रियम्बल के बारे में। एक बार जल्दी से देख लेते हैं प्रियम्बल का मतलब क्या था। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने नेचर के बारे में पढ़ा, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल वी ऑलवेज डिसाइड। जस्टिस के बारे में पढ़ा, 3 तरह की होती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी के बारे में पढ़ा कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इन सब की 5 स्वतंत्रता है हमारे पास। इक्वलिटी में प्रतिष्ठा मतलब आपका स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के बारे में ध्यान दिया गया है। और फिर बेरोजगारी केस 1960 में कहा गया था कि ये है ही नहीं प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए इसको चेंज नहीं हो सकता। लेकिन केशवानंद भारती ने ये चीज़ डिसाइड किया कि नहीं, चेंज हो सकता है। और ये तो अब हम लोगों ने प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो 3 वर्ड बोले गए, जोड़े गए थे, वो भी हमने देख लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट। एक इंडियन होने के नाते आपको पास क्या क्या फंडामेंटल राइट है। तो सबसे पहले उसकी बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि पहले ऑल
This fundamental right come in third schedule, Article 12 to 35. ऐसा अधिकार जो कोई मुझसे छीन न पाए और सब सरकार बराबर ऑल इंडियन बट इन नेसेसरी कंडीशन और फंडामेंटल राइट को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। अधिकार को फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा या आपका नैसर्गिक कहते हैं। यूज्ड इन ब्रिटेन। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहते हैं? थर्ड शेड्यूल। कभी कभी जब मानो चाइना अटैक ऑन इंडिया एंड हियर टीचर स्टूडेंट बवाल किए हैं तो इमरजेंसी टाइम कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट को। यह संसद हमारे मूल अधिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध भी लगा सकती है, परंतु अगर हमें ऐसा लगे तो हमारे साथ गलत किया गया संसदों ने तो बात योग्य प्रवर्तनीय जिसे बोलते हैं। संसद के अलावा जो गवर्नमेंट सेंटर उसके ऊपर फोर्स कर सकते हैं किसके थ्रू? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू। ये सब एबोव ड्रामा जो किए हैं, जैसे अभी एनआरएस या आपका CA/NRC आया था, कन्या बिल कानून गवर्नमेंट मोदी ने लाया तो शाहीन बाग में मुसलमान धरना देने वाले लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी NRC को रोक लगा दी थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड नहीं किया रूल को, बट अभी के लिए रोका है ड्यू टू कोविड कोर्स। फिर ऐसे ही रूल बिगड़ते हैं और फिर उसके बाद आपका मिलता है कि ये सब एवो ड्रामा के बाद सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड नहीं किया जाता और उसके बाद रूल बनते हैं। तो नेहरू जी ने ये बना तो आर्टिकल 12 में यह कहा गया है कि एनी बॉडी सेंट्रल हो, लोकल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, कभी भी किसी भी ह्यूमन फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकती, परंतु अपने कानून को उन पर अप्लाई कर सकता है जो लोग अराजकता फैला रहे हों। संविधान की नज़र में स्टेट का मतलब स्टेट राज्य नहीं होता। जैसे कि सेंट्रल हो गया, राज्य हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, लोकल हो गया, ये सब क्या होते हैं? आगे चेक करते हैं। तो इसका मतलब संविधान में इनको छूट मिला है, मतलब कानून लगाने वाले। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट को मेंटेन रखने के लिए जो डिरोगेशन प्री या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है या फंडामेंटल राइट को ध्यान देके करना। व्हेन एनी ह्यूमन एंड अपने रिजेक्ट को माइंडसेट यूज करेगा तो राइट को घटा देगा। Fundamental right must be derogative when any person inconsistency do। और फिर इसके बाद है आपको फंडामेंटल राइट मस्ट बी ड्यूरेशन व्हेन एनी पर्सन इनोसेंट। संविधान बनाने से पहले जो रूल बने थे वो अभी भी लागू रहेंगे बशर्ते यह कानून वर्तमान संविधान में दिए गए मूल अधिकार को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो पर्सनल लॉ जैसे प्री है तो ये नहीं हटाया गया, लेकिन उसके कारण से हमारे मुसलमान बहनें बहुत दिक्कत थी।